Hello everyone, now welcome back to my channel. Today's topic is basic concept of macroeconomics. लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है बच्चों, चलो अब स्टार्ट करते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स में क्या क्या चीजें पढ़ना है और क्या क्या चीजें हमें समझना है. ठीक है, सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है डोमेस्टिक टेरिटरी. डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब ये होता है, अगर मैं आपसे बात करूं, डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग. ठीक है, इसमें क्या, अगर हम लेमन की लैंग्वेज में बात करें या जनरल हम बात करें तो डोमेस्टिक टेरिटरी मींस क्या है. जो आपकी इंडिया का मैप देखेंगे आप कहेंगे ठीक है, जो डोमेस्टिक टेरिटरी में जितनी चीजें आती वो हो गए हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी. बट इन इकोनॉमिक्स में क्या है कि आपको थोड़ा सा वाइडर सेंस में समझना पड़ेगा कि डोमेस्टिक टेरिटरी में हमारी क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं और क्या क्या चीजें एक्सक्लूड होती, क्या क्या चीजें नहीं इंक्लूड करते हैं. ठीक है, तो इन लेमैन्स लैंग्वेज डोमेस्टिक टेरिटरी मींस पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ अ कंट्री. ठीक है, इसमें हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, जैसे कि हम इसमें शिप एंड एयरक्राफ्ट. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारा इंडिया की, जैसे एयर इंडिया की हमारी एयरलाइंस एविएशन है, ये अगर हमारी कई अलग कंट्रीज में भी फ्लाई करती है. ठीक है, फॉर एग्जांपल एयर इंडिया जो है हमारे रशिया में भी जाती है, जापान भी जाती है, ठीक है, दूसरी कंट्रीज भी जाती है. पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारी अगर रशिया गई तो रशिया की डोमेस्टिक नहीं, ये हमारी भी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड किया जाएगा. जो शिप्स एंड क्राफ्ट owned and operated by normal residents between two or more countries. ठीक है, या जो बाहर की कंट्रीज का अगर एयरक्राफ्ट हमारी कंट्री में आता है लेकिन फिर भी वो उसी कंट्री का माना जाएगा जिस कंट्री से वो है, जिस कंट्री से वो बिलोंग करता है. ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आएगा. दूसरा जैसे फिशिंग वेसल्स हैं जो हमारी कंट्रीज दूसरी कंट्री मूव करती हैं. ठीक है, या हमारे फिशिंग वेसल्स ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स. एक्चुअली गैस रिग्स क्या होता है, जो वाटर बॉडीज के अंदर जो हमारे पेट्रोलियम के कंटेनर्स वगैरह होते हैं वो हमारे रिग्स में आते हैं. ये हमारी अगर हमारी कंट्री से बिलोंग करते हैं तो ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में ही इंक्लूड किया जाएगा. फिशिंग बोट्स हैं ऑपरेटेड बाय इंडियन फिशरमैन और इंडियन ओशन विल बी कंसीडर्ड अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया. ठीक है, इसके अलावा थर्ड है में एम्बेसीज. एम्बेसीज या कंसल्टेट, जैसे फॉर एग्जांपल बाहर की कंट्रीज की, जापान की एम्बेसीज इंडिया में होती हैं, क्योंकि बाहर के जैसे कोई टूरिस्ट आते हैं उनको हम बात करने में, लैंग्वेज में या चीज़ों को समझने में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, तो यहाँ पे कुछ ऑफिशियल्स होते हैं एम्बेसी में, लेकिन वो उसी कंट्री के माने जाएंगे जिस कंट्री के वो हैं. जैसे इंडिया की एम्बेसीज भी दूसरी कंट्रीज में होती हैं लेकिन वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में ही इंक्लूड किया जाएगा. ठीक है, जैसे इंडिया की एम्बेसीज फॉरेन किसी कंट्री में, रशिया में है या किसी यूके में है, लेकिन वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में ही इंक्लूड किया जाएगा. आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो किस किस चीजों को हम डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड करते हैं. अब ये आता है कि किस किस चीजों को हम डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं करते हैं. डोमेस्टिक टेरिटरी डज नॉट इंक्लूड्स फर्स्ट एम्बेसीज, कंसल्ट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ अ फॉरेन कंट्री. ठीक है, जो जापान की एम्बेसी अगर हमारी कंट्री में भी है लेकिन वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगी. ठीक है, वो जापान की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है. ऐसी है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूएनए और WHO लोकेटेड विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री. ठीक है, ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं किया जाएगा. ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया हो डोमेस्टिक टेरिटरी. नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है नॉर्मल रेजिडेंट्स. अब ये बात आती है नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन होते हैं. नॉर्मल रेजिडेंट्स का मतलब ये होता है कि नॉर्मली जो जहाँ रहता है उसका बेसिकली पर्पस ये होता है कि वहाँ पे वो अर्न करता है, स्पेंड करता है, ये बेसिकली उसका जो कहते हैं इंटरेस्ट यही होता है. ठीक है, अब नॉर्मल रेजिडेंट्स में हम इकोनॉमिक में किस कंटेक्स्ट में उसको समझेंगे, इसको आप पहले समझिए. ठीक है, नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री रिफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन हु ऑर्डिनरी
resides in a country and whose center of economic interest also lies in that country। मतलब जहाँ पे वो रहता है वहां पे उसका इंटरेस्ट भी है और उसको मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं कि हाँ उसको वहां पे अच्छा भी लगता है। ठीक है, हम बॉम्बे में रहते हैं, हम दिल्ली में रहते हैं, क्यों? हमारा जॉब वहाँ पे, हम वहाँ पे अपने अपने स्पेंड भी करते हैं, हमारी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज वहाँ पे होती है। ठीक है, इसलिए हम वहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट्स माने जाएंगे। ठीक है, इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है। द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट implies in two things. First, the resident lives or is located within the domestic territory, and second, the resident carries out basic economic activities of earning, spending and accumulation from that location। ठीक है, वहां पे वो कमाता है, खर्चा करता है और अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे कैटेगरी नॉट इंक्लूडेड इन द नॉर्मल रेजिडेंट्स, किसको इंक्लूड नहीं करते? जैसे फॉर एग्जांपल जो बाहर की कंट्रीज के हैं, फ्रांस के लोग यहाँ इंडिया में आते हैं। ठीक है, जर्मनी के लोग इंडिया में आते हैं, घूमने आते हैं, ताजमहल देखने आते हैं। ठीक है, लेकिन उनको हम नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहेंगे। ठीक है, तो कैटेगरी नॉट इंक्लूडेड इन द नॉर्मल रेजिडेंट्स किसको इंक्लूड नहीं करते? जो फॉरेन टूरिस्ट होते हैं, विजिटर्स हु विजिट फॉर रिक्रिएशन, हॉलीडेज, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कोई बाहर से आता है, या हमारी कंट्री के लोग किसी दूसरी कंट्री मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, तो वहां के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे। ठीक है, या कोई जैसे कि हमारी इंडियन टीम जाती दूसरी कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया खेलने जाती है, ऑस्ट्रेलियन टीम इंडिया में आती है, लेकिन अगर हमारी इंडिया की टीम अगर ऑस्ट्रेलिया में खेलने जाती है, लेकिन वो फिर भी वो इंडिया की नॉर्मल रेजिडेंट्स माने जाएंगे। ठीक है, ये फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स एंड मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेस ऑफ अ फॉरेन कंट्री लोकेटेड इन द गिवन कंट्री। हमारे इंडिया के अगर जो लोग हैं, या इंडिया के हमारे मेंबर्स हैं, या इंडिया के जो हमारे स्टाफ हैं, वो किसी दूसरी कंट्री जहाँ पे हमारी एम्बेसीज वहां पे काम करते हैं, लेकिन फिर भी वो इंडिया के ही नॉर्मल रेजिडेंट माने जाएंगे। ठीक है, या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनओ, WHO एटसेट्रा नॉट कंसीडर्ड एज अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एरिया। नेक्स्ट है, एम्प्लॉयज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर considered as a residents of a country to which they belong, not of the international area। ठीक है, ये आपको समझ में आया कि अगर जो रहते हैं वहीं पे वो अपना उनका इंटरेस्ट है, वहीं पर उनकी अर्निंग है, वहीं वहाँ के वो नॉर्मल रेजिडेंट्स माने जाएंगे। अगर हम किसी जगह घूमने जाते हैं, या किसी हॉलीडेज पे जाते हैं, या किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी हम वहाँ के रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज हमारा टॉपिक है फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। एक्चुअली फैक्टर इनकम क्या होता है कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को उनको काम करने के बदले में जो पैसा मिलता है उसको बोलते हैं हम फैक्टर इनकम। ठीक है, बेसिकली जो रेंडरिंग देयर सर्विसेज के बदले में जो उनको अमाउंट मिलते हैं उनको फैक्टर इनकम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल द फॉर्म ऑफ रेंट है, वेजेस है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है। ठीक है, ये फैक्टर इनकम मतलब एक तरह से ये अर्निंग कॉन्सेप्ट है, मतलब लोग इसको कमाना पड़ता है। दूसरा ट्रांसफर इनकम या ट्रांसफर रिसिप्ट जो भी, इसका मतलब ये हो कि कुछ चीजें ऐसी होती जो आप लोग को बस बिना कुछ के मिल जाती, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग को गिफ्ट मिल गया, बर्थडे पे गिफ्ट मिल गया, पॉकेट मनी मिल गई, स्कॉलरशिप मिल गया, पेंशन मिल गया, ओल्ड एज पेंशन, या अलाउंसेस मिल गए इसके लिए। या अभी जैसे कि कोरोना का टाइम चल रहा था, इसमें क्या था, लोगों को गवर्नमेंट ने बहुत हेल्प किया। ठीक है, तो इस टाइप की जिस टाइप की इनकम्स होती जिसमें कि आपको बिना कुछ किए मिलता, मतलब इट इज अ यूनिलेटरल थिंग, मतलब जिसमें कि वन साइडेड है कि आपको गिफ्ट मिल रहा, आपको पॉकेट मनी मिल रही है, आपको कोई स्कॉलरशिप मिल रही है, या ओल्ड एज पेंशन है, ये आपका ट्रांसफर इनकम में आता है, जिसको कि हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। जबकि फैक्टर इनकम जो अर्न करता है उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम दोनों का डिफरेंस समझ लें कि फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम में क्या डिफरेंस होता है। फैक्टर इनकम का मतलब है अराइज ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटी, मतलब कोई भी तरह की प्रोडक्टिव एक्टिविटी के बदले में ये कमाया जाता है। एंड ट्रांसफर इनकम क्या होता है कि डू नॉट अराइज ड्यू टू एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी। ठीक है, फैक्टर इनकम जो होता है पेड टू फैक्टर प्रोडक्शन को दिया जाता है, ये ऐसा कुछ नहीं, जबकि ट्रांसफर इनकम में ऐसा कुछ नहीं है। इसमें हम किसी को भी मतलब मिल सकता है, बेसिकली इसमें गवर्नमेंट को और हाउस होल्ड्स को मिलता है।
ठीक है। फैक्टर इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एस्टिमेट्स, और ट्रांसफर इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? इसके एग्जाम्पल्स हैं फैक्टर इनकम के, फॉर एग्जाम्पल रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। एंड ट्रांसफर इनकम के हैं स्कॉलरशिप टू स्टूडेंट्स, ओल्ड एज पेंशन, लॉटरीज, रेमिटेंस रिसीव फ्रॉम अब्रॉड, ये सारे हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के जो हमारे टॉपिक्स रह जाते हैं वो कवर करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज प्रेस बेल आइकॉन एंड लाइक बटन एंड सब्सक्राइब। जितने से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें सो दैट मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आगे की वीडियोस और इसको प्रोसेस करूं। थैंक यू सो मच।